नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट्स की पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम आज देखेंगे संघ वर्सेस केंद्र के बारे में थोड़ी सी बातें। अगर इस प्रश्न के हिसाब से, इस वीडियो के हिसाब से एक प्रश्न तैयार करना चाहें तो ये बन सकता है कि संघ सरकार शब्द एक एकीकृत प्रभाव है। इस कथन के प्रकाश में संघ सरकार और केंद्र सरकार के मध्य अंतर का विश्लेषण करें। तो इस प्रश्न का हम आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं? चूँकि ये विषय थोड़ा-सा चर्चा में बना हुआ है, तो हम ये सामान्य अध्ययन 2 के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जानते होंगे कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि केंद्र सरकार या कहें संघ सरकार से जो भी पत्राचार होगा, करेस्पॉन्डेंस होगा, उसमें हम केंद्र शब्द का प्रयोग ना करते हुए हम संघ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आखिर समझना ज़रूरी है कि ये केंद्र और संघ क्या है, क्योंकि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले मेंस एग्जाम में तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम परिचय के रूप में बता सकते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने पत्राचार में केंद्र सरकार शब्द या केंद्र शब्द का प्रयोग ना करते हुए वो संघ या संघ सरकार शब्द का प्रयोग करने की विचार लेकर सामने आई है। उसके बाद हम थोड़ा सा संविधान का उल्लेख कर सकते हैं कि अगर हम मूल संविधान देखें तो उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। इस समय सारे अनुच्छेद अगर मिला लें, जो संशोधित अनुच्छेद हैं, ये सब मिला लें तो करीब-करीब 450 के आसपास अनुच्छेद हो जाते हैं। और ये भाग देखें तो करीब-करीब 25 भाग हो जाते हैं। अनुसूचियाँ देखें तो 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। तो लेकिन अगर मूल संविधान में देखें तो कभी भी केंद्र या सेंटर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उसमें हर जगह पर संघ शब्द का ही प्रयोग हुआ है। तो इसलिए भी संघ शब्द का प्रयोग करना तो वाजिब ही है, हम संविधान के हिसाब से देखें तब भी। और फिर अगर हम केंद्र या केंद्र सरकार शब्द देखें कहाँ पर प्रयोग मिलता है इसका, तो अंग्रेज़ों के जो पार्लियामेंट है वहाँ पर एक कानून पास हुआ था जिसका नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। उसमें हम केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग देख सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या है कि ब्रिटिश प्रशासन था तो वो सत्ता का केंद्रीयकरण पे काम करते थे कि जो स्थानीय राजा हैं या स्थानीय सरकार है वो अपने दावे को ज़्यादा मजबूती से ना उठा पाएँ, तो सारी शक्तियाँ जो है केंद्र के पास निहित रहें। तो इसलिए उस समय केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता था ब्रिटिश प्रशासन के समय में। लेकिन अगर हम देखें भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कि ब्रिटिश संसद में पास हुआ था, उसमें स्वशासन और संघवाद की विचार थोड़ी सी उसमें आ रही थी, जिसमें भी जो शक्तियां हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उसको शब्द क्या दिया गया था, केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर उनकी शक्तियों को बांटा गया था। तो एक प्रांतीय स्तर हो गया, ठीक है, एक केंद्रीय स्तर हो गया। मतलब कि ये कि प्रांत जो है वो केंद्र के अंडर में काम करेंगी, ऐसी उसमें परिकल्पना थे। यानी वो पूरी तरीके स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त नहीं है, वो केंद्र के स्तर अंडर में है। केंद्र अगर कोई डिसीजन कर देगी तो वो उनके लिए बाध्यकारी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संघवाद की परिकल्पना की गई थी अंग्रेज़ों के समय में। तो उनकी संघीय व्यवस्था इसी तरीके से थी कि सेंटर जो है वो बीच में रहे और सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, ये सारे के सारे अलग-अलग रहें, वो अपना-अपना प्रशासन चलाएँ, लेकिन वो सीधे-सीधे सेंटर के अधीन रहेंगे। सेंटर अगर कोई आदेश देता है तो वो उनको पालन करना ही पड़ेगा। कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई टॉपिक जो है उनके लिए अलग से आरक्षित नहीं रहेगा कि आप इस पे जो है पूरी तरीके से स्वायत्त हैं। तो ये होता था केंद्र सरकार की जो अवधारणा है। लेकिन संघ शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तो उसमें संघ का सबसे पहली बार प्रयोग मिलता है और संविधान सभा ने इस विचारधारा को अपनाया कि हाँ, संघ का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग-अलग भाषाई और जातीय समूह यहाँ पर रहते हैं, तो सभी संस्कृतियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सभी लोग मिल कर के देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े हैं, तो सबका उचित प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, सत्ता में साझेदारी सभी की होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने केंद्र शब्द का ना प्रयोग करते हुए संघ शब्द का ही प्रयोग करना ज़्यादा वाजिब समझा। अगर हम देखें संविधान के आर्टिकल 1 में, तो उसमें भी कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि
इंडिया जो कि भारत है वो स्टेट्स का यानी राज्यों का संघ होगा, केंद्र नहीं होगा, राज्यों का केंद्र। और भारतीय राज्यों की क्या क्वालिटी है कि वो अविनाशी है, मतलब कि वो टूट करके अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे अ, अगर हम अमेरिका की संघवाद देखें तो वहाँ पर ऐसा है कि एक यूनियन है, एक यूनियन है और अलग अलग उसके कहने की स्टेट्स हैं। तो हर स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा स्वायत्तता होती है, इतनी स्वायत्तता कि वो उससे टूट करके अलग भी हो सकते हैं। हालांकि वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार डिसीजन दिया है कि आप अलग नहीं हो सकते हैं, वो मैनेज करते हैं कि अलग ना हो, टूटे ना। लेकिन औपचारिक रूप से इसमें ये बातें रहती हैं कि वो अलग हो सकती हैं अगर अपना पूरी तरह की स्वायत्तता उनको दी जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा हो नहीं पाता है, वो बात दूसरी है। लेकिन भारत में ये बात एकदम पुरजोर तरीके से कही गई है कि राज्य जो हैं वो इनके पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो अलग हो जाएंगे। तो भारतीय जो संघ है वो अविनाशी है, राज्य जो है टूट करके अलग नहीं हो सकते हैं, सभी को एक साथ रहना पड़ेगा और अपने अपने शक्तियों के भीतर काम करना पड़ेगा। अगर केंद्र और राज्यों के बीच में अंतर देखें तो सुभाष कश्यप जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संविधानकार हैं, मतलब संविधान के ज्ञाता हैं, राजनीति के ज्ञाता हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्र जैसे ये सर्कल है, सर्कल में ये हो गया बिंदी, तो ये होता है केंद्र। मतलब कि ये कि अगर ये बिंदी निश्चित नहीं रहेगी तो ये सारा वृत्त जो है वो बन ही नहीं सकता, ये जो वृत्त है ये बन ही नहीं सकता। यानी इसमें सबसे पावरफुल हो गया केंद्र, जबकि संघ मतलब होता है संपूर्ण वृत्त, यानी इसमें केंद्र रहता है औपचारिक रूप से, लेकिन महत्व सारे के सारे वृत्त का होता है। लेकिन केंद्र वाले में केवल सेंटर का जो है महत्व ज़्यादा रहता है, बाकी सब जो है वो औपचारिक रूप से चारों ओर उसके टहल घूम रही है, ऐसा है। लेकिन संघ में जो है पूरे वृत्त की महत्वता है, उसमें एक पार्ट के रूप में सेंटर होता है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़। फिर सरकार के जितने भी अंग हैं उसमें शक्तियों का बाकायदे बंटवारा होता है। जैसे हम कह रहे हैं चेक्स एंड बैलेंस का जो सिद्धांत होता है कि सभी एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण और संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कोई भी हो, वो उनका कार्य अलग अलग बटा होता है और एक दूसरे की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करते हैं, कोई भी असीमित शक्ति प्राप्त नहीं करता है। तो ये होता है चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत। इसके अलावा सेंटर या कहें कि यूनियन और स्टेट के स्तर पे भी शक्तियों का पृथक्करण हुआ रहता है, सबको अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में काम करते हैं। केंद्र की जो पावर है वो स्टेट के ऊपर जो है आरोपित नहीं की जाती है, स्टेट के जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उस पर वो आराम से कानून बना सकते हैं, जो स्टेट के लेजिस्लेचर है वहाँ पर। इसी प्रकार से अगर न्यायपालिका देखें तो न्यायपालिका मतलब होता है जितने भी अधीनस्थ से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक की जो न्यायालयों की श्रृंखला है उसको न्यायपालिका एक रूप में कहते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो एक दूसरे के अधीनस्थ घोषित नहीं किए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन होते हैं वो हाई कोर्ट या देश के सभी हाई कोर्ट पे जो है वो बाध्यकारी तो होते ही हैं, उनको मानना ही पड़ता है वो चीज़, लेकिन वो अधीनस्थ के रूप में घोषित नहीं किए गए हैं। यानी कि सेंटर जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मतलब कुछ है। हाई कोर्ट भी जो है वो अपने अपने स्तर पे काम करती है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा ये भी करती है, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, बल्कि कई बार हाई कोर्ट में जो है बहुत सारे केस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसको तुरंत लाना पॉसिबल नहीं होता है। खैर मौलिक अधिकार दोनों में ही लेकर जा सकते हैं, चाहे जहाँ लेकर जाएँ पहले, लेकिन हाई कोर्ट जो है इस में ज़्यादा महत्व रखता है कि उसमें कई सारे केस पहले जाने चाहिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबका अपना अलग अलग महत्व है और अपने अपने दायरे में काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात जो है हाई कोर्ट पर जो है बाध्यकारी भी तो होती ही है। संविधान सभा में भी एक केंद्र शब्द को खारिज कर दिया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि संघ और राज्य दोनों संविधान द्वारा बनाए गए हैं, दोनों संविधान से अपने अपने अधिकार प्राप्त करते हैं, दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं। फिर ये जो केंद्र है वो औपनिवेशिक विरासत की याद दिलाता है कि उस समय सारी पावर सेंटर के हाथ में होनी चाहिए थी, अदरवाइज़ स्टेट जो हैं वो अपने अपने कानून बना करके उससे पृथक भी हो सकते थे। और केंद्र जो है वो वर्तमान के संघवाद यानी फेडरलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसकी भावना के विरुद्ध भी जाता है, इसलिए भी संघ शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसी अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में तमिलनाडु की सरकार ने
केंद्र शब्द का प्रयोग न करते हुए संघ शब्द को ज़्यादा उचित समझा है, जो कि संवैधानिक रूप से भी सही ही है, उसी शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसके कॉन्सेप्चुअल स्तर पे भी देखें तो यूनियन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है बल्कि विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।